आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड की 10th क्लास का जो इतिहास है उसका फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। और आप लोग तो यूरोप जानते ही होंगे। यूरोप एक महादेश है। इसके अंतर्गत बहुत सारा देश आते हैं। तो राष्ट्रवाद समझते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं राष्ट्रवाद का एक सरल परिभाषा देना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रवाद बहुत बार एग्ज़ामों में पूछ भी लिया गया है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है इसको समझते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी भी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाने का काम करती है। एकता बनाने का काम करती है। तो इस तरह की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। ये क्वेश्चन एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछने का चांस भी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो राष्ट्रवाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी भौगोलिक परिवेश यानी विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता बनाने का काम करता है। विश्व के किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में रहने वाले लोगों में क्या बनाने का काम करती है? एकता बनाने का काम करती है। उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो अब जो है यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से शुरू हुआ इसको देखेंगे। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखना होगा कि राष्ट्रवाद का जो शुरुआत होता है, यानी राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण होता है, ये कब से होता है ना? राष्ट्रवाद का शुरुआत कब से होता है? तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। यानी राष्ट्रवाद की भावना, इसकी भावना, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में, यानी राष्ट्रवाद की भावना का जो शुरुआत है वो यूरोप में पुनर्जागरण काल से, किस काल से? पुनर्जागरण काल से ही हो चुका है। पुनर्जागरण काल से ही हो चुका है। तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में, यानी राष्ट्रवाद की भावना का जो शुरुआत यूरोप में हुआ है
किस काल से हुआ है? पुनर्जागरण काल से ही हो चुका है, यानी पुनर्जागरण काल से हो चुका है। आपके एग्जामों में इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में किस काल से हुई है। तो वहाँ पर ऑप्शन आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन ये भी मिलेगा पुनर्जागरण काल। तो उसका सही आंसर क्या होगा? पुनर्जागरण काल। और एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये पुनर्जागरण काल होता क्या है। आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये पुनर्जागरण काल होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 14वीं और 17वीं सदी के बीच, है ना, कितना, 14वीं और 17वीं, 14वीं और 17वीं, 14वीं और 17वीं सदी के बीच, 14वीं और 17वीं सदी के बीच, है ना, यानी 14वीं और 17वीं के बीच में यूरोप में जो भी मतलब प्रगति हुआ, है ना, यूरोप में जो भी प्रगति हुआ, है ना, या फिर जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुआ, उसे ही क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यही होगा कि 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में, कहाँ में? तो यूरोप में, है ना, 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में, 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक, जो सांस्कृतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुआ है, धार्मिक प्रगति हुआ है, उसे ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है ना, उसे ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जामों में कि पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर ये होगा कि 14वीं और 17वीं सदी के बीच, 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुआ, यानी सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी प्रगति हुआ, उसे ही क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल कहा जाता है। उसके बाद और ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है यूरोप में जो है या फिर पूरे विश्व में जो है राष्ट्रवाद जो फैला है, ये कहाँ से फैला है, यानी विश्व के अलग अलग देशों में जो राष्ट्रवाद की भावना जो जगा है, वो कहाँ से जगा है और किस क्रांति से जगा है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। तो मैं उसको बता देना चाहूँगा कि 1789 ईस्वी की क्रांति से। किस क्रांति से? 1789 ईस्वी की क्रांति से, 1789 ईस्वी की क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई, यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद जो है उन्नत रूप में कब से प्रकट हुई? वो फ्रांस की क्रांति से प्रकट हुई, है ना। और कब से? तो 1789 ईस्वी से। यानी राष्ट्रवाद का उन्नत रूप 1789 ईस्वी की क्रांति से हुई है। ये 1789 ईस्वी की क्रांति क्या है? तो 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, जो रेवोल्यूशन हुआ था,
उसी समय से, उसी क्रांति से पूरे विश्व के लोगों में जो है धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना प्रकट हुई, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला ये याद रखना है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है यूरोप में हुआ, किस काल से हुआ, पुनर्जागरण काल से हुआ। और पुनर्जागरण काल क्या है, तो 14वीं और 17वीं सदी के बीच, यानी 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुआ उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 14वीं और 17वीं होता क्या है। 14वीं और 17वीं सदी यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया कि 1400 से लेकर के 1500, 1400 से लेकर के 1500 तक का जो ईस्वी है उस ईस्वी को क्या बोलते हैं, 14वीं सदी बोलते हैं। और 17वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 1700 से लेकर के 1800 के बीच का जो ईस्वी है उसको 17वीं सदी बोलते हैं। यानी 14वीं सदी और 17वीं सदी, इसके बीच 15वीं सदी है, 16वीं सदी है ना। इसके बीच यानी 15वीं सदी और 16वीं सदी, या फिर 14वीं सदी 1400 से लेकर के 1500 तक, और 1500 से लेकर के 1600 तक, और 1600 से लेकर के 1700 तक का जो ईस्वी है उसी ईस्वी को 14वीं और 17वीं सदी बोलेंगे। और 14वीं और 17वीं सदी के बीच यानी 1400 से लेकर के 1700 तक, यानी 1700 के 1800 तक, 1400 से लेकर के 17वीं यानी 1800 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुआ उसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और ये 100 साल बराबर एक सदी होता है। 100 साल बराबर कितना होता है, एक सदी होता है, ये भी याद रखिएगा। और 10 साल बराबर एक दशक होता है। तो पूरे विश्व में जो है राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत हुई वो कहाँ से हुई, वो फ्रांस की क्रांति से हुई। और फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में। और इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इनसे क्लियर होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। इनसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। और एक चीज़ ये भी याद रखना है इस चैप्टर के अंतर्गत, अब इस चैप्टर को धीरे धीरे मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस चैप्टर का। राष्ट्रवाद तो समझ गए होंगे, और उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण यानी शुरुआत हुआ वो पुनर्जागरण काल से हुआ। और पुनर्जागरण भी आप लोग समझ गए होंगे कि 1400 ईस्वी से लेकर के 1800 तक ईस्वी के बीच के जो ईस्वी है उसी ईस्वी में जो है यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुआ उसे ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और पूरे विश्व में जो है राष्ट्रवाद की भावना का जो उन्नत रूप हुई, यानी राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी बढ़ने लगा, वो 1789 ईस्वी की क्रांति से बढ़ने लगा पूरे विश्व में। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। इनसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास, और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि यूरोप में यानी यूरोप महादेश में राष्ट्रीयता की भावना, यूरोप महादेश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में
नेपोलियन नेपोलियन यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी यूरोप महादेश में राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ, तो राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो किसका रहा? नेपोलियन का रहा। यानी नेपोलियन जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत जो देश आते हैं, उस देशों में जो है नेपोलियन ने क्या किए थे? आक्रमण किए थे, जिनका परिणाम यह निकला कि राष्ट्रवाद का क्या होने लग गया? विकास होने लग गया। राष्ट्रवाद का विकास होने लग गया पूरे विश्व में। तो राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ, इसमें नेपोलियन ने आक्रमण किया, तभी राष्ट्रवाद का विकास हो पाया, है ना। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि नेपोलियन के पतन, यानी नेपोलियन का जब पतन हो जाता है, नेपोलियन का क्या होता है? पतन होता है। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में। नेपोलियन का पतन कितना ईस्वी में होता है? 1814 ईस्वी में, है ना। तो पूरे विश्व में जो है राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ, इसमें नेपोलियन के आक्रमणों ने, है ना, महत्वपूर्ण योग दिया। काश अगर नेपोलियन ने आक्रमण नहीं करता तो शायद राष्ट्रवाद का विकास कम होता। लेकिन नेपोलियन ने यूरोप महादेश में, यानी यूरोप महादेश के अंतर्गत जो देश आते हैं, उस देशों में उन्होंने आक्रमण किए, तो उनके आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दे दिया किसके भावना के विकास में? राष्ट्रवाद के भावना के विकास में। जब नेपोलियन का पतन हो जाता है 1814 ईस्वी में, उसके बाद जो है 1815 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में इसका पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुई। नेपोलियन का पतन कब हुई? 1814 ईस्वी में हुई, है ना। तो पतन के बाद, किसके बाद? पतन के बाद, किसके पतन के बाद? नेपोलियन के पतन के बाद। तो पतन के बाद जो है, यानी 1814 ईस्वी में पतन होता है, उसके एक साल बाद 1815 ईस्वी में, उसके एक साल बाद 1815 ईस्वी में विजयी शक्तियों ने, है ना, 1815 ईस्वी में विजयी शक्तियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी, विजयी शक्तियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी, सॉरी गलत लिखा चले गया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुआ। वियना में एकत्र हुआ। यानी पूरे विश्व में जो राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हुआ, उसमें नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी अगर यूरोप महादेश के अंदर जो भी देश आते हैं, उन देशों में कौन कौन देश आते हैं, किन देशों में नेपोलियन ने आक्रमण की थी, ये आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना ही आप लोगों को समझना है कि यूरोप महादेश के अंदर जो देश आते हैं,
उनमें से कुछ देशों में नेपोलियन ने आक्रमण किए थे और जब वो आक्रमण किए तो लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना का क्या हो गया, विकास हो गया, है ना। जिस भी व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना होता है वे व्यक्ति अपने देश को और देश से बेहतर बनाने का सोच रखता है, यानी अपने देश को और सब देशों से बेहतर बनाने की सोच विचार ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ये भी आप लोग राष्ट्रवाद के आंसर में लिख सकते हैं। तो नेपोलियन का पतन जब 1814 ईस्वी में हो जाता है, उसके पतन के बाद जो है 1815 ईस्वी में जो विजयी शक्तियाँ होता है, जो जीतने वाले मतलब लोग होते हैं, वे सब जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। तो 1815 ईस्वी में विजयी शक्तियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र होता है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में है। और जब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विजयी शक्तियाँ एकत्र होती हैं, जमा होती हैं, है ना, इनके बाद क्या होता है उनको भी देखेंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव पर इनसे क्लियर होगा, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ, है ना। तो वियना सम्मेलन कब हुआ, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। तो वियना सम्मेलन यानी 1814 ईस्वी में जब नेपोलियन का पतन हो जाता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है 1815 ईस्वी में सभी लोग क्या एकत्र होकर के एक सम्मेलन करते हैं और उसी सम्मेलन को क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन कहते हैं। तो वियना सम्मेलन कब हुआ, तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव अगर आए कि वियना सम्मेलन कब हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, 1815 ईस्वी, क्योंकि नेपोलियन का जो है पतन 1814 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद जितने भी विजयी शक्तियाँ होता है